जय हिंद। मैं राजकुमार मिश्रा ला विथ राज मिश्रा के लिए आइए आज बात करते हैं फिर से मेरे जीवन की सफल कहानियों में से एक की। असल में ये कहानी कह जरूर रहा हूं मैं, किंतु ये सच्चाई है, सच्ची घटनाएं हैं। जब मैंने 302 के मामले में ससुराल वालों को साफ तौर से बचा लिया था, ससुराल वालों पर कोई आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी थी, ये वो घटना है। देखिए, मेरे शहर में एक अति गरीब परिवार रहता है। मैं पहले से उनको जानता था। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के ससुराल वाले उनके ऊपर उनके बेटे की हत्या का, मतलब इनके दामाद के हत्या का एक केस दर्ज करा दिए हैं। उसमें वारंट निकल गया है और हमारे ही शहर के एक स्थानीय थाना में पुलिस आई हुई है उनको गिरफ्तार करने। ये बात जब उन्होंने बताया तो प्रारंभिक तौर पर तो मैं उनको सतर्क किया, सजग किया और बोला कि आपको बिल्कुल थाना में जाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। मैं ये घटना आपसे चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि यदि आपके जीवन में भी या आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना घटित होती है, तब आप किस प्रकार ऐसे व्यक्ति को बचा सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं, आपको भी निश्चित रूप से समझ हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि ये बात दूसरों को भी पता चल जाए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि इस तरह का वीडियो मैं जब भी कभी डालूं तो सबसे पहले इसकी सूचना आपको मिले और वीडियो देखने मिले। देखिए, घटना किस प्रकार थी। शुरू में घटना ये था कि वर्ष 2012 में ये लड़के वालों की ओर से था। जब मैं इसमें सूचना का अधिकार लगाया, 7-8 सूचना का अधिकार लगाया, तो दस्तावेज जो आए उसके आधार पर लड़के वालों ने जो लिखवाया था उस आधार पर यह बात निकल के आई कि सन 2012 में मेरे शहर की लड़की का शादी झारखंड में हुआ था। शादी के बाद लड़की मायके में 6-8 महीना कुछ दिन रही। उसके बाद फिर वापस मायके आ गई। लड़का उसको लेने आया मायके, लड़की नहीं गई, कुछ दिन और रुकना चाहिए। तो लड़का जब वापस जा रहा था तो लड़की के माता, लड़की के पिता मिलके उस लड़के की हत्या कर दिए थे। मतलब ये जो मेरे शहर के व्यक्ति हैं, इनकी बेटी, ये स्वयं और इनकी पत्नी, तीनों साजिश रचकर मिलकर उनके लड़के की हत्या कर दिए हैं। ये जब दस्तावेजों को मैं खंगालना शुरू किया तो रिकॉर्ड में ये आया कि वो लड़का अपने झारखंड राज्य के अपने शहर के पास के रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से गिर गया था और वो कट गया था। पहले जख्मी हुआ होगा, उसके बाद वो नहीं रहा दुनिया में। लड़के के परिवार वालों का कहना था कि वो लड़के के ससुराल वालों ने ही उसकी हत्या करके ट्रेन के ट्रैक के पास फेंक दिया था। शिकायत हुई, पुलिस उसमें जांच की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया। सारे दस्तावेजों को देखते हुए पुलिस को, झारखंड पुलिस को, यह कि ये घटना 302 का नहीं है, किंतु ये घटना दुर्घटना है, ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस इसमें एफआईआर नहीं की। लड़के के पक्ष वाले पूरा जतन कर लिए, एसपी, आईजी, डीजी, सब जगह, ये एफआईआर नहीं हो पाया। थक हार कर लड़के वाले कोर्ट गए और इतना गंभीर मामला था
इसमें कोर्ट ने थाना को आदेश कर दिया कि आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। पुलिस के पास कोई और विकल्प नहीं था, पुलिस इसमें एफआईआर दर्ज की। एफआईआर दर्ज हुआ 2018 में, जांच हुई, उसके बाद लॉकडाउन आ गया। लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन में कोई उस केस में किसी को कोई इंटरेस्ट रहा नहीं। लॉकडाउन जब पूरी तरह समाप्त हो गया तो चूंकि एफआईआर दर्ज हुआ था और 302 का अपराध था और कई धाराएं इसमें लगी हुई थी, गांव में एफआईआर हुआ। पुलिस जांच की और पुलिस एफआईआर में आगे की कार्रवाई करने के लिए हमारे शहर में आ गई, इन तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए। फिलहाल उन तीनों को मैं बाहर किया शहर से, और मैं चाहता था कि एक बार इसके कागजों को, दस्तावेजों को देखा जाए। फिर उसके बाद सूचना का अधिकार लगाया, सारे दस्तावेज बाहर आए। मैं जब दस्तावेजों को देख रहा था तो एक दिन एक ऐसी चीज हाथ लगी कि जिस तारीख को 2012 में लड़के वाले लड़की का और लड़के की शादी की तारीख बता रहे थे, उस तारीख को लड़की 13 वर्ष की थी। जब ये दस्तावेज मेरे हाथ में आया तो मैं तो प्रसन्न हो गया कि कैसे हो सकता है, किंतु पुख्ता दस्तावेज होना ही चाहिए। इसलिए मैं उसके स्कूल का सर्टिफिकेट निकलवाया, उसका दाखिल खारिज निकलवाया, उस लड़की के स्कूल का अटेंडेंस रजिस्टर निकलवाया। सारे दस्तावेज पुख्ता थे। अब बचता क्या है? वो तीनों को मैं शहर से बाहर करा दिया था ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना करे, क्योंकि पुलिस एक बार अगर गिरफ्तार कर लेती है तो ऐसी स्थिति में खात्मा खारिजी नहीं जा सकता। उसमें चालान पेश होगा, जमानत लेनी पड़ेगी, पूरी ट्रायल होगा, पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। मैं दस्तावेजों को जब देखा तो मैं स्वयं गया झारखंड राज्य के उस थाना में, और मैं बैठा। थाना वाले फाइल दिखाए मेरे को, फाइल में देखा अपराध में कोर्ट के परिवार पर कोर्ट के आदेश से एफआईआर हुआ था। पुलिस कोर्ट के आदेश के कारण विवश थी, किंतु मैं पुलिस को जब समझा रहा था तो निश्चित रूप से थाना के लोग उतना टेक्निकल कानून समझना नहीं चाहते, वो एक लाइन पर ही चलते हैं। मैं शहर के बड़े पुलिस अधिकारी से मिला। मैं उनको बताया कि जिस तारीख को ये शादी की बात कर रहे हैं लड़के वाले, मृतक के परिवार के लोग, उस तारीख को लड़की 13 वर्ष की थी और ये पूरे डॉक्यूमेंट है। तो जो लड़की 13 वर्ष की थी उसका शादी हो ही नहीं सकता था, और यदि शादी ही नहीं हुई है, लड़की कहीं गई ही नहीं है ससुराल, उनसे कोई संपर्क ही नहीं है, तो ये लड़की वाले लड़के की हत्या किए कैसे? 302 का अपराध बना कैसे? बड़े पुलिस अधिकारी थे, वो बातों की बारीकियां समझ रहे थे। उनका कहना था कि यदि लड़के की मृत्यु हुई है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कोई ना कोई तो लिंक होगा, जिसके कारण से इन लोगों ने लड़की वालों पर इस तरह का आरोप लगाया है। फिर मैं उस बड़े पुलिस अधिकारी को समझाया कि देखिए, लड़के के पिताजी और लड़की के पिताजी ये दोनों पंडित हैं, शादियां कराते हैं। किसी एक शादी में ये दोनों मिले हैं और शादी में मिल के आपस में चर्चा किए हैं शादी ब्याह की। लेकिन जब ये चर्चा बात हुई है तो लड़की के पिताजी बताए हैं कि थोड़ा इंतजार करिए, लड़की हमारी अभी छोटी है, 18 साल के पहले हम शादी नहीं कर पाएंगे, कम से कम 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा। लड़के वाले कह रहे हैं कि नहीं, अभी से कर दीजिए। लड़की के पिताजी शादी करने को तैयार नहीं हुए। उसी दौरान किसी दुर्घटनावश लड़के की मृत्यु हो गई। ऐसी स्थिति में लड़की के परिवार के लोग कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? वो समझने को तैयार हो गए थे। चूंकि अब लड़की वाले बेहद गरीब थे,
और इस पूरी घटना में नाम मात्र का पैसा लगा था। ऐसे गंभीर मामले में लड़की वाले को मैं अपने लेवल से पूरी प्रक्रिया पूरा करके, लिखा पढ़ी करके, झारखंड से उनको लीगल एड दिलवा दिया था। तो वकील साहब का पैसा उस लड़की वालों को अब देना नहीं पड़ता था। लीगल एड के माध्यम से इस प्रक्रिया में थोड़ी प्रकरण आगे बढ़ी। लीगल एड के जो वकील साहब थे झारखंड में, उन्होंने बहुत मदद किया इस केस में। मैं सचमुच उनका आभारी हूं और उनके मदद के कारण से थाना से ही ये केस में खात्मा खारिजी चला गया था। सबूत नहीं मिलने के कारण से अपराध सिद्ध नहीं हो पाया था और ये लड़की, लड़की की पिता, लड़की की माँ, ये सब थाने से ही मुक्त हो गए थे। ना कोई पेशी जानी पड़ी थी, ना कोई जमानत कराना पड़ा था और ना ही कोई आगे की प्रक्रिया अपनानी पड़ी थी। ये घटना मेरे जीवन की सफल कहानियों में से एक है। अब तक आपने ये वीडियो देखा, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ और अनुरोध करता हूँ कि इसमें दूसरे अन्य लोगों को भी शेयर कर दें ताकि अन्य लोगों को भी ये जानकारी प्राप्त करें। और ऐसी पति पत्नी वाले परिस्थितियों में यदि कोई सचमुच पीड़ित है, चाहे वो लड़का पक्ष है या लड़की पक्ष है, मेरे ख्याल से ऐसे पति पत्नी वाले झगड़ों में पति पक्ष ही ज़्यादा पीड़ित होता है। ऐसी स्थिति में आप बताएं, वो किसी भी राज्य का हो, मैं निश्चित उसकी मदद करूंगा और ऐसे संकट और विषम परिस्थिति में उसको निकाल लेने के लिए प्रयास करूंगा। परिवार न्यायालय के अगर दूसरे किसी के मामले हैं तो आप बताएं, मैं उसमें सही मार्गदर्शन करूंगा और आपको मुक्त कराऊंगा या आपके किसी परिचित साथी को उसे बरी कराऊंगा। फिर से धन्यवाद और आभार आपका।